वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज बात करेंगे हम लोग 23 दिसंबर 2021 को ईवीएस के पेडागोजी सेक्शन का, जो 23 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। 15 सवाल रहेगा और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सीटेट में एनालिसिस ही आपको आगे बढ़ाएगा। जानेंगे किसका कौन आंसर होगा और होगा तो क्यों होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? शिक्षा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन उस महत्व को दर्शाता है? पहला है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के समान विषय पर समालोचना। बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवीएस जब हम पढ़ाते हैं और सतत विकास की बात करते हैं तो उसमें हमारा सारा कुछ इंक्लूड होता है। समानता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादाओं की बात करेंगे, क्योंकि ये ईवीएस का क्लास है। तो 1 होना चाहिए, लेकिन आगे चेक करेंगे। 2 में है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे इसमें ईवीएस में, वो भी जब सतत विकास की बात हो। और 3 में है कि बच्चे को अनुवेंशन क्रियाकलापों में लगाना। ये सही है कि बच्चों को हम अनुवेंशन में या क्रियाकलाप में लगाएंगे, लेकिन ये हमारा सतत विकास का एक भाग है। ये सतत विकास इस पर डिपेंड नहीं है, सतत विकास का एक पार्ट है ये। तो 1 में इंक्लूड है। और 4 में है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। देखिए, सतत विकास में डिजाइन और संरचना पर बल देते हैं, क्योंकि सतत विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट सतत विकास में होता है। तो ये सारा चीज़ सही है, लेकिन आप जब 1 नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ इंक्लूड है 1 नंबर में। तो 1 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंत संबंधित है, क्योंकि ईवीएस के जो 6 थीम है, आप इन 6 थीम को याद कर लीजिए। और फैमिली और फ्रेंड्स के 4 सब थीम भी है, उसको भी पढ़ लीजिए। तो बता रहा है कि सारे थीम आपस में संबंधित है। तो इनका ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस में सोशल साइंस भी आता है, साइंस भी आता है और इन्वायरमेंट भी आता है। इन तीनों को मिलाकर ईवीएस बनाया गया है। तो क्या है, ईवीएस एक इंटीग्रेटेड विषय है, एकीकृत है। तो 1 में देखिए है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। ये 1 बिल्कुल सही है। बाकी 2 में है कि ईवीएस का अनुशासनीय। देखिए, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर चर्चा करना नहीं बनता है। बस आप ये जान लीजिए कि ईवीएस जो है एक इंटीग्रेटेड विषय है, इसमें 3 विषय को मिलाकर बनाया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि देखिए, ईवीएस हो या अन्य विषय हो, सारे विषय का अभी स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित है, लेकिन क्यों? तो वो क्यों को हमको बताना है। अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा क्या करता है? अपने अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं। बच्चे को खुले आज़ादी होती है बाल केंद्रित में। तो 1 बिल्कुल सही है। और 2 में है कि ईवीएस के पढ़ते हुए विषयों का शिक्षण। ऐसा नहीं है कि ईवीएस का जो है कॉन्सेप्ट और जो विषय का जो शिक्षण होता है खाली वही करते हैं, इसलिए बाल केंद्रित है। तो बी नहीं होगा। और 3 में कि विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, ऐसा भी नहीं है। 4 में कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। ये बिल्कुल सही है कि हम विद्यार्थी का जो है सामाजिक और भावनात्मक कौशल का विकास करते हैं, लेकिन ये ईवीएस या अन्य विषय के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्वरूप जो है बाल केंद्रित है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका ये अर्थ है कि बच्चे इसमें अनुभव द्वारा सीखते हैं। 1 इज़ द राइट आंसर। अभी हमने आपको कहा कि ईवीएस के 6 थीम हैं। देखिए, पहला है फैमिली और फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड एक है। दूसरा है फूड, फिर है आपका वाटर, और फिर है शेल्टर यानी हाउस, 4 हो गया। और वाटर भी हो गया, फूड भी हो गया। उसके अलावा है यात्रा, जिसको हम ट्रेवलिंग बोलेंगे, ट्रेवलिंग, यात्रा। और चीज़ें, छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये टोटल 6 हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आप इनको लिख लीजिए। और जो फैमिली और फ्रेंड है, इसके 4 सब थीम हैं।
तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उपथीम कौन है, मतलब सब थीम पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन है। तो अब देखिएगा, खाद्य पदार्थ मतलब फूड, ये आपका मेन थीम है। जल भी मेन थीम है। शेल्टर, ये आश्रय मतलब घर जो होता है, ये भी मेन थीम है। लेकिन संबंध क्या है, ये फैमिली और फ्रेंड के अंतर्गत आता है। ये क्या है, सब थीम है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। एनसीईआरटी का के किताब में एक चैप्टर है अध्याय 23, जिस पोचमपल्ली, ये पोचमपल्ली एक जगह का नाम है। तो पूछा गया कि एनसीईआरटी ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली किस पर आधारित है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आप जब इसको पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि ये किससे संबंधित है, वास्तविक स्थान से संबंधित है। तो ये आसान क्वेश्चन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पोचमपल्ली जो है कहाँ है, तो पूछा जा सकता है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन करता है। मतलब एक चैप्टर है, या यूँ कहिए कि एक टॉपिक है, हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करता है, तो करने के लिए उपयुक्त है। पहला है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, बिल्कुल सही है कि किसानों के जो है किसानों के बारे में हम साझा करेंगे, किसान कैसे क्या करते हैं, क्योंकि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, ये टॉपिक है हमारा। तो पहला ए बिल्कुल सही है। बी में है कि किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन कराएंगे, किसी खेत में जाकर दिखाएंगे, ये भी सही है। और 3 में है कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे अंकुरण का। जैसे कि चने को भिगा देंगे 2 दिन तक, वो चना जो है उससे अंकुरित होने लगेगा चना, तो बच्चे इससे अंकुरण को सीख पाएंगे, जान पाएंगे उनको अच्छे से। और 4 में है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो ये हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है उससे संबंधित नहीं है, लेकिन जो शुरू के ABC थे वो तीनों संबंधित है, इसलिए ABC 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। हम बच्चे को क्षेत्र भ्रमण करा रहे हैं, तो हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे। संरचनात्मक कार्यपत्रक, बिल्कुल सही है। देखिए संरचनात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि वो जस्ट ए का अपोजिट है बी, तो बी तो होगा नहीं। सी में कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, बच्चों को हम निर्देश दे देंगे कि बाबू ये करना है, भ्रमण के दौरान क्या क्या नोट्स करना है, कौन चीज़ों को लिखना है या कौन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। हम बच्चों को एक दिशा निर्देश दे देंगे जो औपचारिक होगा। और छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, बिल्कुल ऐसा करेंगे। एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी है जो लीडर, हम कैसे बने, लीडरशिप निभाएं, तो ऐसा भी करेंगे। तो ACD देखिए ऑप्शन ए में है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 ईवीएस का पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो जो ग्रेगर मेंडल साहब ने, जिन्होंने मटर पर खोज किया था, उनका कहानी देने का उद्देश्य क्या है। आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये सही है। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, ये भी सही है कि चीज़ें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसी जाती है, इस पर ग्रेगर मेंडल साहब ने अपनी खोज इसी पर की है। 3 में है कि वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी सही है कि बच्चों को हम वैज्ञानिक प्रक्रिया से चीज़ों को, कि वैज्ञानिकों ने चीज़ों को कैसे प्रयोग करके बनाया है, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को प्रेरित करेंगे, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है कि वैज्ञानिक के सत्य परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो जो वैज्ञानिक है उनके हम सत्य परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करेंगे, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन ABCD चारों सही होना चाहिए, पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है। देखिए किसी में ABCD नहीं है, CBSE है, इसका आंसर ऑप्शन 2 को माना है BCD, क्योंकि यहाँ पर ABCD ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है इन चारों में किन में होता है।
सहपाठी आकलन, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए रेटिंग स्केल में समेटिव असेसमेंट होता है, पोर्टफोलियो में भी एक तरह का समेटिव कह सकते हैं या इसका उपचारात्मक इसमें होता है। पोर्टफोलियो में कौन सा असेसमेंट होता है तो उपचारात्मक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट में आकलन किसी भी चीज़ का नहीं किया जाता है। तो देखिए सहपाठी में क्या होता है, ऐसे तो ये असेसमेंट एज लर्निंग है, लेकिन यहाँ पर रचनात्मक है यानी फॉर्मेटिव है। और फॉर्मेटिव में सहपाठी आकलन इसलिए होगा क्योंकि बच्चे जब एक दूसरे से सवाल करते हैं तो उनके अंदर जो गलत कॉन्सेप्ट होते हैं वो तुरंत सही कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे अगर उनसे बातचीत करते हैं और दूसरे बच्चे अगर बोलते हैं कि ये नहीं ये सही होगा तो वो तुरंत अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लेते हैं। तो इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर फॉर्मेटिव के जगह में असेसमेंट एज लर्निंग देता तो भी सहपाठी आकलन होता। तो 1 इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? मतलब ये जो 4 एक तरह का फाइल है, कौन सा इसमें ऑब्जर्वेशन के तहत या तकनीक पर आधारित है? कागज पेंसिल टेस्ट, ये तो एक समेटिव असेसमेंट का भाग है। प्रदत्त कार्य जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, ये भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन इसमें भी बच्चा का नहीं हो पाता है। कार्य पत्रक में भी असेसमेंट नहीं हो पाता है, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। लेकिन पोर्टफोलियो में हम खुद पोर्टफोलियो बनाते हैं बच्चों का, उनका अवलोकन करते हैं, वो उनकी अच्छी बुरी सारी बातों को, उनकी प्रोग्रेस को हम पोर्टफोलियो में लिखते हैं। तो 4 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक का उपयोग किया जा सकता है? तो विद्यार्थी किस प्रकार सीख रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे बच्चों के साथ। बिल्कुल सही है। याद नहीं होगा, प्रत्यायन नहीं होगा, और बता देना या स्पष्ट कर देना भी नहीं होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है कि हम विचार विमर्श करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो शिक्षक के लिए कौन सी बात आसान होगी? विद्यार्थियों को सूचना देना, मतलब किसी बात को बता देना खाली विद्यार्थियों को। बिल्कुल सही है, इसमें शिक्षकों को बहुत आसानी मिलेगी। और यह शिक्षक के आसान होने की ही बात बोला गया है, तो 1 सही है। लेकिन आगे चेक करेंगे। विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये क्या है, शिक्षक के लिए आसान नहीं, ये चाइल्ड जो सेंटर्ड एजुकेशन है उसका है कि इसमें बच्चों के हम विचारों को महत्व देते हैं। हालांकि होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 होगा, क्योंकि बोला है कि शिक्षक के लिए आसान है। तो विद्यार्थियों को सूचना दे देना, किसी बातों को बता देना, रटा देना, ये आसान है टीचर के लिए। और 3 में है कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक गुण है। और 4 में है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, मतलब इंगेज करके रखना बच्चों को। तो यहाँ पर आसान कौन सा होगा, 1, विद्यार्थियों को सूचना देना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? बच्चों को हम जब ईवीएस सिखाएंगे तो सब क्योंकि बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कहानियाँ किससे सुनना पसंद करेंगे? तो 1 बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चे प्रभावशाली तरीके से कब सीखेंगे, जब उन्हें हम किससे सुनाएंगे, तो बच्चे इंटरेस्ट फील करेंगे पढ़ने में। तो 1 इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? क्लास कैसा है, किनका है, ईवीएस का है, उसमें क्या पसंद किया जाएगा? देखिए नीचे से देखते हैं। पाठ का सारांश, स्पष्ट सारांश। बच्चे को जब हम स्पष्ट सारांश या कंक्लूजन देंगे तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे, उतना पसंद तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। गृह कार्य का आकलन भी नहीं, एकल कार्य भी नहीं। बड़ा ही आसान सवाल है कि बच्चे कब कैसा पसंद करेंगे, चित्रकला और शिल्पकला, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप ईवीएस के टीचर हैं तो इस पर आपको फोकस करना होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है? ईवीएस की कक्षा हो या किसी भी चीज़ का कक्षा हो, बच्चा को क्या अवसर मिलना चाहिए? प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का बिल्कुल नहीं। बच्चे को परिभाषा सीखने का अवसर ना देना चाहिए, ना परिभाषा याद करने के लिए हमें देना चाहिए। अवधारणाओं का कथन देने का ऐसा भी नहीं है, और वर्णन करने का भी नहीं। बच्चे को क्या अवसर मिलना चाहिए? प्रश्न पूछने का। तो 1 बिल्कुल सही है। तो जो ईवीएस के सीडीपी का जो यानी पेडागोजी का जो 15 सवाल था, यहाँ पूरा हो रहा है। आपका 15 में कितना आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ईवीएस में अच्छा करना है तो आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें और एनालिसिस के साथ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।